किसी समय में माओवाद संगठन जब सीपीआई-एम बना था तब माना जाता है कि जो उनके रिकॉर्ड्स को अगर देखा जाए तो 40 से ज़्यादा माओवादियों के संगठन में सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे, जिसमें पोलित ब्यूरो की संख्या भी लगभग 13-14 रही आसपास की। मैं एकदम बिल्कुल करेक्ट नहीं हूँ, लेकिन अब ये संख्या बिल्कुल घटकर 6 हो गई, जिसमें 3 पोलित ब्यूरो और 3 सीसी, अगर दोनों को मिला लिया जाए तो कुल 6 ही माओवादी हैं शीर्ष नेता। लेकिन आज एक बार फिर से उनके शीर्ष नेतृत्व में जो बचे खुचे माओवादी हैं उन्हें एक बार और झटका लगा है। हालांकि जब इस वीडियो को आप देख रहे होंगे तब तक आपको तमाम माध्यमों से ये सूचना मिल गई होगी, लेकिन फिर भी क्या है वो बड़ी घटना जो माओवादियों के शीर्ष नेतृत्व को एक बार फिर से बड़ा झटका दी है, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉपिक्स देख रहे हैं। दरअसल जिस तरह से बीते 2 सालों से लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं माओवादियों के खिलाफ, तो स्थिति ये हो गई है कि माओवादियों के जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसमें सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो, उन्हें भी ढूंढ ढूंढ कर टारगेट किया जा रहा था। और इसी का नतीजा था कि चलपति, मॉडम बालकृष्णन, इसके अलावा तमाम जो सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं वो तो मारे गए, उनके पोलित ब्यूरो सदस्य बसव राजू भी मारे गए, जो कि महासचिव रहे माओवादी संगठन के। इतना ही नहीं, आगे चल के माओवादियों पर इतना दबाव हुआ कि उनके पोलित ब्यूरो वेणुगोपाल और सोनू दादा और सेंट्रल कमेटी के सदस्य, जिसमें रामधेर और सतीश कोपा जैसे सदस्य हैं, इन्होंने हथियार के साथ मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। लेकिन इसके बावजूद अभी भी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने एक तारीख जो तय की है कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद समाप्त कर दिया जाएगा, वो तारीख अब जैसे जैसे नज़दीक आ रही, तो सरकार और पुलिस बलों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। बढ़ इसलिए रही हैं कि माओवादी कमज़ोर बहुत हो गए, बहुत ज़्यादा। ये स्थिति है कि बिल्कुल भी लड़ने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अब वो जो गिने चुने माओवादी हैं, पहले उन्हें ढूंढना आसान था, जो भी तमाम तकनीकी सहायता फोर्स के जो जवान हैं वो उपयोग कर रहे थे, जिसमें ड्रोन और तमाम चीज़ें, उन्हें ट्रैक करना। लेकिन अब उन सारी चीज़ों से भी अब माओवादियों को ढूंढना कठिन हो गया, क्योंकि संख्या बहुत कम हो गई है और ये संख्या भी माओवादी अपनी नई बदली हुई रणनीति के तहत उन्हें बार बार चकमा देने में सफल हो रहा है। और इसी का जो उदाहरण है कि बीते दिनों पापा राव जिस तरह से बुरी तरह से जवानों के घेरे में घिरने के बावजूद निकल गया, और देवा जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, ये सब बड़ी समस्याएं जवानों के लिए और सरकार के लिए बनी हुई है। तो सरकार साम दाम दंड भेद हर वो कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से वो माओवादी जो जंगल में, या तो उन्हें ढूंढ लिया जाए या वो वापस लौट कर आ जाएं। और इसके लिए वो सरकार किसी भी कीमत तक जाने को तैयार है। जिस शर्त पे आप आना चाहें उस शर्त पर आपसे बातचीत करने को तैयार है, और इसका नतीजा ही है कि जो लगातार माओवादी लौट कर आ रहे हैं। लेकिन कुछ माओवादी, जिसमें 6 बड़े नाम हैं, जो 6 बड़े नाम हैं पूरे देश में, उसमें मिसिर बेसरा, गणपति और देवजी, ये पोलित ब्यूरो हैं। और अगर सेंट्रल कमेटी की बात की जाए तो उसमें गणेश उइके, और उसके साथ ही साथ संग्राम, और एक नाम है जो कि झारखंड में एक्टिव हैं, अनलदा। ये 6 नाम हैं जो बड़े और शीर्ष के तौर पर। दंडकारण में अगर बात किया जाए तो पापा राव और देवा जो कि बटालियन का कमांडर है, इन्हें ही बड़ी चुनौती अब सरकार मान रही है। लेकिन आज उड़ीसा के एक मुठभेड़ में, कंधमाल के इलाके में, एक गांव है, एक जंगल का इलाका, वहां पर एक मुठभेड़ हुई, और इस मुठभेड़ में पुलिस ने सबसे पहले दावा किया कि संभवतः इसमें कोई बड़ा नेता मारा गया। लेकिन जब मारे गए माओवादियों की डेड बॉडी की शिनाख्त करवाई गई तो उसमें एक जो सेंट्रल कमेटी के सदस्य रहे, जो उड़ीसा के इलाके में सक्रिय थे, गणेश उइके, उन्हें मार गिराने का दावा किया गया, और उसके बाद फिर उनकी डेड बॉडी और हथियार भी वहाँ से रिकवर किया गया उड़ीसा पुलिस के द्वारा। तो ये जो एक बड़ा नुकसान हुआ है माओवादियों को, अब उन माओवादियों को एक और मैसेज देने की कोशिश है कि आप किसी भी इलाके में छुप जाएं, फिर भी आप बच नहीं सकते। गणेश उइके को लेकर तमाम तरह की जानकारियां हैं। हालांकि जो प्राथमिक जानकारी है ये पता चली है कि कुल 6 माओवादी मारे गए हैं, लेकिन आज जो मुठभेड़ हुई उसमें 4 माओवादी मारे गए हैं। 2 माओवादी कल मारे गए थे, और बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ का जो इलाका है, जो पुलिस ने अपने प्रेस नोट में बताया, और जो वहाँ से हथियार बरामद हुए, इसमें 2 इंसास और 303 हथियार बरामद किए गए हैं। उड़ीसा की एसओजी और सीआरपीएफ की जो बटालियन है और बीएसएफ की टीम है, तो ये 3 फोर्स की टीम इसमें तैनात थी। कुल 23 टीमों को उतारा गया था इस
मुठभेड़ के लिए बताया जाता है, जिसमें 20 एसओजी की, 2 सीआरपीएफ की और 1 बीएसएफ की टीम है। और उसके बाद ये पूरी मुठभेड़ हुई और कल से ही जवानों ने उस पूरे इलाके को अपने कब्जे में रखा हुआ था, क्योंकि उन्हें इस बात की भनक लग गई थी कि ये मुठभेड़ इसमें गणेश उइके भी है उस इलाके में। कंधमाल डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर का इलाका बताया जा रहा है और गंजम डिस्ट्रिक्ट के रंभा का जंगल है ये, जिस इलाके में ये पूरी मुठभेड़ हुई है। गणेश उइके के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो गणेश उइके आप सुनकर काफ़ी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि जो आज सेंट्रल कमेटी के तौर पर अपना नाम पहुंचा चुका था, इस पर 1 करोड़ से अधिक का इनाम था। गणेश उइके मूलतः पुलेमाला चेंदुल मंडल का रहने वाला था, जो कि नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट का है, तेलंगाना का। और गणेश उइके बहुत पुराना माओवादी। बताते हैं कि गणेश उइके जगदलपुर में, मतलब जहां मैं इस वक्त हूं, जगदलपुर शहर में उसने 10 साल रहकर यहाँ पे संगठन को बढ़ाने का काम किया। पुलिस ने इसको लेकर एक प्रेस नोट भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने प्राथमिक जानकारियां कुछ दी हैं। पुलिस ने बताया कि ये जो मारा गया माओवादी है गणेश उइके, इसकी उम्र फिलहाल लगभग 69 वर्ष थी और इसके कई नाम थे। रूपा, राजेश तिवारी, चमरू, पक्का हनुमंत और गणेशन्ना एवं सोमारू जैसे कई नाम भी थे। जब वो जगदलपुर में शहर में रहते थे उस वक्त उनका नाम राजेश तिवारी था और 1988 से दंडकारण्य के इलाके में गणेश उइके सक्रिय हो गए थे माओवादी संगठन के तौर पे में काम करने के लिए। सबसे पहले वो 1988 से 1998 तक सिटी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करते थे, ऑर्गेनाइजर बन के, और उसमें संगठन में लोगों को जोड़ने का काम करते थे। फिर वेस्ट बस्टर डिवीजन कमेटी के सचिव बने 1998 से 2006 तक और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य के तौर पर 2006 के बाद से काम करते रहे। वहीं पुलिस ने ये भी बताया कि आगे चल के वो उड़ीसा उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया, क्योंकि उड़ीसा में सब्याची पांडा की मौत के बाद या उस इलाके में माओवादी जिस तरह से निष्क्रिय हो गए थे, तो इस इलाके में संगठन को फिर से मजबूत करने के लिए वहाँ की जिम्मेदारी गणेश उइके को दी गई। 2014 में झीरम घटना के बाद एक बड़ी घटना हुई थी ठहाकवाड़ा की। बताते हैं उस घटना के पीछे भी गणेश उइके का ही हाथ था और उनके ही नेतृत्व में उस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। इसके साथ ही साथ ये 2 दिसंबर 2024 में ये उड़ीसा पहुंचे और वहां पर इन्हें कोटागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत कंधमाल डिस्ट्रिक्ट के इलाके में फरवरी में 2025 में फिर से एक जो एरिया कमेटी है, जिसका नाम गुमुसर एरिया कमेटी, जो फिर से नया नाम रखा गया, उस इलाके को फिर से एक्टिव करने की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें कालाहांडी, रायगढ़ और कंधमाल इस तरह के इलाके सम्मिलित थे। और ये मुठभेड़ में बाकी के जो 4 और उनके 3 और साथी मारे गए हैं, उनकी शिनाख्ती भी हो गई है। उन पर कितना इनाम है इसकी जानकारी फिलहाल पुलिस ने प्रेस नोट जारी नहीं किया पूरी विधिवत को लेकर। आज दिनांक 25 दिसंबर को उड़ीसा राज्य अंतर्गत सुरक्षा बल एवं माओवादी संगठन के बीच में हुई मुठभेड़ के पश्चात सीपीएम माओवादी संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर गणेश उइके एवं अन्य माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर होने का प्राथमिक जानकारी प्राप्त हो रहा है। इस संबंध में डिटेल जानकारी उड़ीसा पुलिस द्वारा बहुत जल्दी खुलासा की जाएगी। वर्ष 2025 में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम माओवादी संगठन के खिलाफ की गई प्रभावी कार्रवाई में माओवादी संगठन का टोटल 11 सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर का डेड बॉडी अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई। उनमें से सीपीएम माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी बसवराजू सुधाकर के रामचंद्र रेड्डी कोसा, इनके डेड बॉडी बस्तर संभाग के अंदर रिकवर की गई और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स चलपति और मॉडर्न बालकृष्णा का गरियाबंद में रिकवर की गई थी। और सीमावर्ती जो राज्यों में गजाला रवि, बाड़वी हिडमा, विवेक मांझी सहित और आज दिनांक को उड़ीसा राज्य अंतर्गत सेंट्रल कमेटी मेंबर गणेश उइके की डेड बॉडी रिकवर की गई। इस प्रकार माओवादी संगठन के जो टॉप लीडरशिप के खिलाफ निर्णायक एक बढ़त हमें प्राप्त हुआ। आने वाले समय में उनके खिलाफ और प्रभावी कार्रवाई करने का एक कार्य योजना है। इस परिस्थिति में माओवादी संगठन के पास मात्र एक ही विकल्प शेष रहेगी, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए, अन्यथा हमारे सुरक्षा बल की कार्रवाई को परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। गणेश उइके को लेकर काफी इंटरेस्टिंग बातचीत जो है, गणेश उइके बहुत पुराना नाम बस्तर को लेकर। बताते हैं कि किसी समय में जगदलपुर में ही यहाँ छात्रावास में रहकर वो नए जो यंग लोग थे, जो पढ़ने वाले बच्चे थे,
उनके साथ मिलकर उन्हें भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश में रहते थे। एक बार की बात है कि मनीष कुंजाम भी इस बात को बता रहे थे कि जब वो भी पढ़ाई करते थे छात्रावास में रहकर और छात्रावास के अध्यक्ष भी हुआ करते थे, उस दौरान गणेश उइके से उनकी लगातार मुलाकात होती थी। तब गणेश उइके शहर में ही रह के ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने का काम करते थे। हालांकि वो अपनी पहचान छुपा कर रखते थे। राजेश तिवारी उस समय भी उनका नाम था। और गणेश उइके जब मनीष कुंजाम से मिलते थे तो उनसे लंबी बातचीत और डिस्कशन होती थी। लेकिन एक बार डिस्कशन होने के दौरान वैचारिक मतभेद होने की वजह से उनके बीच में लंबी बहस हुई। बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मनीष कुंजाम ने उन्हें इतनी बुरी तरह से लताड़ा और लताड़ने के बाद उन्हें यह तक कह दिया कि दोबारा उस छात्रावास में वो नज़र ना आए। उसके बाद से गणेश उइके उनके छात्रावास में कभी दोबारा नहीं गए। 10 साल उन्होंने जगदलपुर शहर में समय बिताया और तब उन्होंने अपना नाम राजेश तिवारी बताया। और जब वो फिर से अंडरग्राउंड हो गए जंगलों में जाके, तो फिर उन्होंने अपना नाम अलग अलग बदल के बताया। लेकिन मुख्य नाम उनका गणेश उइके के नाम से ही लोग उनको जानते थे पूरे दंडकारण्य में। और इसके अलावा बस्तर जिले की ये तो ठहाकवाड़ा वाली घटना है। इसके साथ ही साथ लोग बताते हैं कि गणेश उइके की तमाम अलग अलग घटनाओं के साथ नाम जुड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी भी उनके बारे में विधिवत जानकारी एकत्रित की जा रही है कि कौन कौन सी घटना में उनका नाम है और कितनी घटनाओं में उनकी संलिप्तता रही। लेकिन एक लंबा समय माओवादी संगठन में बिताकर गणेश उइके ने आज, हालांकि उन्होंने सरकार की बात नहीं मानी और वो मौत के मुंह में समा गए। क्योंकि सरकार सीधे सीधे माओवादियों के संदेश दे रही है कि अगर आप आएंगे तो आपका स्वागत है, नहीं आएंगे तो फिर आपके साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाएगा जो गणेश उइके के साथ किया गया। बीते दिनों, अभी कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले की बात है, आपको याद हो कि उड़ीसा में ही 22 माओवादियों ने समर्पण किया। हालांकि ये समर्पण करने वाले माओवादी बस्तर जिले के सक्रिय रहने वाले माओवादी थे और जो कुछ दिन पहले ही उन्होंने सबरी नदी पार करके उड़ीसा की तरफ मूव किया हुआ था। लेकिन जब उन्होंने भी देखा कि स्थिति अब जंगल में रहने योग्य नहीं है, अब किसी तरह भी सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो समर्पण करने में, मुख्य धारा में लौटने में ही अपनी भलाई समझे थे। अभी भी उड़ीसा के पुलिस अधिकारी ने बताया कि लगभग 85 की संख्या में माओवादी हैं जो छत्तीसगढ़ के हैं, जो उड़ीसा में सक्रिय हैं। लेकिन उसमें से लगभग 78 माओवादी अभी भी उड़ीसा में सक्रिय हैं। उड़ीसा की सरकार, उड़ीसा की पुलिस भी उनसे यही निवेदन करना चाहती है कि आप अपने आप को जितना भी छुपाने की कोशिश कर लें या जिस तरह से भी आपको लगे कि आप अपने आप को सर्वाइव कर ले जाएंगे इस विपरीत परिस्थितियों में, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। बेहतर होगा कि आप अपने तमाम उन साथियों को देखकर सीखें जिसमें कि वेणुगोपाल और सोनू दादा, रामधेर, सतीश कोपा जैसे माओवादी हैं। इसके अलावा तेलंगाना में भी बहुत बड़े स्तर के माओवादियों ने हथियार लेकर जो वापसी की है, तो उन्हें देखकर सीखें। ये अपील उड़ीसा सरकार ने भी की है आज और उड़ीसा के पुलिस अधिकारियों ने भी किया। साथ ही साथ ये अपील छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सरकार और वहाँ के भी जो पुलिस के अधिकारी हैं कर रहे हैं कि अगर आप लौट कर आ जाएंगे तो इससे 2 फायदा होगा। एक तो ये कि जवानों को भी जंगलों में भटकना नहीं पड़ेगा और जवान जंगलों में भटकेंगे लेकिन फिर भी आपको ढूंढ ही लेंगे क्योंकि उनके पास तमाम संसाधन है। दूसरी चीज़ ये है कि अब कोई भी खून बहाना नहीं चाहता और आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप जिस जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हथियार उठाना अब क्या वाकई में सही है या गलत, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जल जंगल जमीन की लड़ाई आप हथियार रखकर भी मुख्य धारा में लौटकर उन आदिवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी लड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस तरह से जल जंगल जमीन को बचाने का जो बात आप दावा करते हैं, माओवादी दावा करते हैं, अगर आप इस बात का दावा करते हैं कि आप जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप हथियार रखकर अगर मुख्य धारा में लौटकर आदिवासियों के साथ, जमीनी लोगों के साथ मिलकर लड़ेंगे तो हो सकता है कि आपके साथ भीड़ ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा संख्या में आपके साथ लोग साथ देने को तैयार हो जाएं कि वो भी आपके साथ जल जंगल जमीन बचाने के लिए आपकी लड़ाई में शामिल हो। लेकिन अगर आप हथियार लेकर लड़ेंगे तो आप गैर कानूनी तरीके से और लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार करते हुए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए आपके साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता। इस बात को समझते हुए वेणुगोपाल और सतीश कोपा, रामधेर जैसे बड़े माओवादियों ने यह फैसला लिया कि लड़ाई अभी भी जारी रहेगी, अभी भी आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ी जाएगी, जमीनी स्तर के जो लोग हैं उनके हक की लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में रहते हुए हथियार को दूर रखकर। तो जो माओवादी हैं उनसे
सभी अपील कर रहे हैं और मैं तो बार बार कह रहा हूँ, अगर किसी को भी, जिसको भी, जहाँ भी कोई ऐसे भी इलाके में हो जिसको लगता है कि वो वहाँ से बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा है और लेकिन वो निकलना चाहता है, अगर वो उसका व्यक्तिगत फैसला है, कोई ये ना सोचे कि मैं उसे उकसा रहा हूँ कि आप समर्पण करो, ये आपका निजी फैसला। आप इतने समय तक जंगलों में आपने अपना जीवन दिया है, तो आप समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। आप लगातार पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि वापस आना चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और लगता है कि नहीं आप हथियारबंद लड़ाई लड़ेंगे तो ये आपका फिर निजी फैसला है। उसके लिए सरकार फिर जो भी अपनी स्ट्रेटजी अपनाएगी तो सरकार और आप दोनों के बीच की बात है। लेकिन हर कोई चाहता है कि खून बेवजह ना बहाया जाए। मैं भी चाहता हूं कि लोग मारे ना जाएं, किसी भी तरह से वापस आ जाएं, फिर देख लेंगे जैसा भी होगा। लोकतांत्रिक तरीके से आप जो लड़ाई लड़ेंगे उसमें तो बस्तर टॉकीज भी आपके साथ रहेगा हमेशा। तो आज एक बड़ी मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ के बाद माओवादियों के शीर्ष 6 बचे नेताओं में से एक और नेता कम हो गए, जिसका नाम गणेश उइके था। प्राथमिक तौर पर ये जानकारी थी, मुझे लगा अपने दर्शकों को दे देनी चाहिए और वो माओवादी जो जंगल में अभी भी हैं उन तक भी ये बात पहुंचानी चाहिए। तो इसलिए वीडियो को हमने तैयार किया है। मुझे लगता है कि दर्शकों को भी जिम्मेदारी से आप सभी को इस वीडियो को शेयर करना चाहिए ताकि किसी भी माध्यम से बात सब तक पहुँचे और ये बात पहुँच कर आए, कोई सकारात्मक परिणाम सामने आए। और लगता है कि बस्तर टॉकीज ठीक ठाक काम कर रहा है तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।